चलिए तो फिर हम लोग आज हम लोगों को पढ़ना था गोविंद पारीख में रस शास्त्र शुरू कर रहे हैं। और इसमें पेज नंबर 248 248 में आज हम लोगों को टॉपिक देखना है रसशाला में विभिन्न दिशाओं में करने योग्य कर्म। ये सभी को पता होगा जो रसशास्त्र पढ़ रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर जो रसशास्त्र में जो औषधि निर्माण का जो प्रक्रिया होता है या बाकी द्रव्यों के रखने का रख रखाव का जो तरीका होता है उन सबके लिए दिशाएं अलग अलग बताई गई हैं। जैसे हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे। पहले हम लोगों को दिशाओं के बारे में जाने कि कौन कौन सी दिशा किस किस तरफ से बनती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली में कि कहां पर कौन सी दिशा होती है, कौन सा कोण किधर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले एक दिशा के बारे में ग्रॉस में बनाएंगे कि कौन कौन सी दिशाएं कहां कहां प्रॉपर होती है। ऐसे सिंपल सा समझेंगे इसको। ये चार दिशाएं हैं, मान लीजिए थोड़ा सा गलत बन गया है, कोई बात नहीं। लेकिन तो इसको हम लोग, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। अब जो वेस्ट है, नॉर्थ मतलब उत्तर, यहां पर दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम, और ये पूर्व। ऐसे करके इसको हमने देखा। अब इसमें नॉर्थ और ईस्ट जो होता है इसके बीच में बनता है एक और दिशा या एक कोण बनता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ईशान कोण। इसी को ईशान कोण या फिर कहें ईशान दिशा। ये ईशान दिशा होती है। ईस्ट और साउथ के बीच में एक दिशा बनती है जिसको कहते हैं आग्नेय दिशा या आग्नेय कोण के नाम से भी हम इसको आग्नेय दिशा या आग्नेय कोण होता है। साउथ और वेस्ट के बीच में एक दिशा बनती है जिसको हम लोग नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण का मतलब क्या है? इस अभी क्लियर आ रही है क्या आप लोगों को वॉइस? ये सभी बैच में ऐसा हो रहा है या फिर बस? अच्छा अच्छा, अभी वॉइस क्लियर आ रही है क्या सब लोगों को? ठीक है ठीक है। तो फिर यहां पे साउथ और वेस्ट के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम लोग कहते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण या फिर नैऋत्य दिशा इसी को कहते हैं। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में बनता है एक कोण जिसको कि हम लोग वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण या वायव्य दिशा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज अब आएगी इंपॉर्टेंट कि इनमें क्या क्या कहां कहां होता है। तो ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ, नॉर्थ में एक कर्म होता है जिसका नाम है धातु के वेधन का कर्म। धातु वेधन कर्म कहां पे होती है? नॉर्थ दिशा में होती है। आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्थ दिशा में इसको इसको रटने के लिए आप इसको ट्रिक से याद रखना। ये जो धातु वेधन कर्म है नॉर्थ दिशा में होती है, इसको ट्रिक से रटेंगे। हम लोग पढ़े, हम लोग देखे होंगे सीरीज, आप लोगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी। मिर्जापुर, मिर्जापुर में बात बात में लोग क्या करते हैं, धातु अर्थात जो गोली होती है, कट्टा निकालते हैं और कट्टे से मारना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्थ, और वो मिर्जापुर है कहां? नॉर्थ मतलब उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर में क्या करते हैं लोग, बात बात में धातुओं से लोगों को वेधने लगते हैं। ऐसे याद रखना है। नॉर्थ में बात बात में लोग धातुओं से वेधने लगते हैं, मतलब कट्टे चलाने लगते हैं। तो धातुओं के वेधन का कर्म कौन करता है? नॉर्थ वाले, उत्तर। ऐसे समझ लेना, आपको इससे थोड़ा सा याद करने में आसानी मिल जाएगी। ईशान कोण नाम ही इसका ईश, ईश की आन मतलब जो ईश्वर के लिए, जो ईश्वर का सबसे अच्छा कोण ईश्वर के लिए माना जाता है, ईश्वरीय संरचना के लिए, वो होता है ईशान कोण। तो इसमें हम लोग लिखते हैं सिद्ध वस्तुओं का स्थान, है ना? सिद्ध वस्तु, सिद्ध वस्तु स्थापन, ऐसे इसको समझना। सिद्ध वस्तुओं के स्थापन के लिए ईशान कोण को हम लोग चुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। इसके बाद जो ईस्ट होता है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में रस भैरव, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रस भैरव की स्थापना करते हैं। ये मंदिर होता है पूरा, रस भैरव का मंदिर का स्थापना होता है। शिवलिंग हम लोग बना करके रस भैरव की शिवलिंग बनाते हैं
और उस शिवलिंग का निर्माण करके वहां पर रखा जाता है। ये जो शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग जो निर्माण होता है, आप एक बार प्रश्न पूछा गया कि रस भैरव की जो शिवलिंग होती है उसके निर्माण में कौन कौन से द्रव्य मिलते हैं, तो आप याद रखना हेम अनुपाते रसेंद्र, हेम और रसेंद्र से मिल करके बनी हुई शिवलिंग रखा जाता है, जिसमें हेम 3 भाग, हेम 3 भाग, रसेंद्र 9 भाग, ये दोनों 3:9 का रेशियो दोनों में होता है, हेम और रसेंद्र में। तो इसको आप एज इट इज याद रखना, हेम और रसेंद्र दोनों में जो अनुपात होता है वो 3:9 का रेशियो होता है। ये पूरब दिशा में होता है रस भैरव की स्थापना। अब आग्नेय दिशा होता है, आग्नेय दिशा में समझ आ गया होगा आप लोगों को, कौन सा काम होगा, जितना भी अग्नि कर्म से रिलेटेड होगा, मतलब आग से रिलेटेड काम होगा, वो सारा का सारा यहीं पर होगा। चाहे आग जला करके किसी चीज को बनाना हो, चाहे आग से कोई भी वर्ग आग का होगा, तो वो इसी दिशा में होगा। अब आता है साउथ, साउथ इसको याम्य दिशा भी कहते हैं, दक्षिण दिशा को याम्य दिशा भी बोला जाता है, याम्य दिशा। तो ये जो याम्य दिशा है, याम्य दिशा में करते हैं पाषाण कर्म, पाषाण कर्म। अब अगर हम देखो नॉर्थ और साउथ देखें, तो ये नॉर्थ साइड में पूरा, ये मान लो इसको कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये नॉर्थ में क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। ऐसे यहां पर जो ये जो नीचे जो है, नीचे की तरफ साउथ है, तो पा से पैरों की तरफ पा से पाषाण कर्म, ऐसे याद रखना। नीचे है ना, तो पा से पैर, अगर हम एक मनुष्य की संरचना मान लें, यहाँ पे हेड हो जाए, यहाँ पे पैर हो जाए, तो सा से हो जाएगा साउथ, और ये साउथ नीचे की तरफ है, यहां पर कौन सा, पा से पैरों की तरफ और पा से पाषाण कर्म। ऐसे ही एज इट इज आप इसको याद रखना कि पैरों की तरफ जो है वो पाषाण कर्म होगा, पा से पाषाण कर्म, पा से पैरों की तरफ। अब इसके बाद आता है नैऋत्य दिशा या फिर नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जो होता है, इसमें देखो ऋषि आया है, ये ऋषि, इसको हम लोग हमारे यहां पर ऋषि कहते हैं। ये जो री आया है, इसमें सा और त्रा मिलकर के ही ये भी बनता है। तो नैऋत्र, नैऋत्र में शस्त्र कोण होता है, ये शस्त्र कर्म जितना भी होगा, शस्त्र कर्म, ये नैऋत्र कोण में होगा। नैऋत्र, इसमें भी त्रा आता है, री आता है, और शस्त्र इसमें भी त्रा आता है और रा आता है। तो नैऋत्र शस्त्र, ऐसे ही एज इट इज आप याद रखना, आपको याद आ जाएगा जब भी कभी पूछा जाएगा नैऋत्र कोण में कौन सा कर्म, तो नैऋत्र और शस्त्र दोनों में लगभग समानता पाई जाती है। तो ऐसे ही एज इट इज आप इसको याद रखना। ये जो पश्चिम दिशा होती है, इसको हमारे यहां पर वारुण दिशा भी कहा जाता है, वारुण दिशा। वारुण दिशा जो है पश्चिम को, इसमें प्रक्षालन कर्म करते हैं, प्रक्षालन, प्रक्षालन कर्म। तो ये ऐसे इसको आप याद रखना कि पासे पश्चिम और पासे प्रक्षालन कर्म, पासे पश्चिम और पासे प्रक्षालन कर्म। यहां पर हमने पढ़ा था पासे पैरों की तरफ, और पैरों में वैसे जब हम नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं रास्ते में, तो रास्ते में जब हम नंगे पैर चलते हैं, वहां पर हमारे पैरों में क्या लगता है, पाषाण, अर्थात पत्थर हमारे पैरों में गड़ते हैं। तो पाषाण जो भी होगा वो पैरों में होगा, पाषाण मतलब पैरों में हमारे चुभेंगे, पत्थर चुभते हैं, इसलिए पाषाण कर्म किसमें, पैरों की तरफ, और पासे पश्चिम, पासे प्रक्षालन कर्म। ऐसे ही आप इसको याद रखना कि पासे पश्चिम, पासे प्रक्षालन कर्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया वायव्य दिशा। वायव्य दिशा में हम लोग कर्म करते हैं शोषण कर्म। मान लीजिए हमने वटी बनाया, अब वटी बना करके उन्हें हमें सुखाना है, तो सुखाने के लिए हम उस जो हमारी फार्मेसी होगी, उस फार्मेसी में किस किस तरफ लेकर के जाएंगे सुखाने के लिए, वो वायव्य दिशा में रखी जाएगी, वहां पर सुखाने उखाने के लिए पूरी व्यवस्था करके रखा जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल दिशाएं होती हैं हमारे यहाँ पर, और किस दिशा में कौन कौन सा रसशाला में, फार्मेसी में काम किया जाता है, वो हमने यहाँ पर देखा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, 2021 में क्वेश्चन आया, 2022 में क्वेश्चन आया, लगातार क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं कि फार्मेसी में कितना कितना एरिया फार्मेसी में होना चाहिए किसी भी चीज को बनाने के लिए, कौन कौन से द्रव्य, किस द्रव्य को बनाने के लिए कितना कितना का एरिया चाहिए। हम लोग इसको एक ट्रिक से, बहुत अच्छी ट्रिक से याद करेंगे। फार्मेसी आप यहां पर लिखना, फार्मेसी, पूरी जो फार्मेसी होना चाहिए वो आपकी 1200 स्क्वायर फीट, आयुर्वेद की फार्मेसी अगर आपको बनाना है तो आपके पास इसके लिए 1200 स्क्वायर फीट की जमीन चाहिए होगी, और एक्स्ट्रा चाहिए 400 फीट, एक्स्ट्रा 400 स्क्वायर फीट
ये किसके लिए? फॉर यूनानी मेडिसिन। अगर कोई उसी में यूनानी मेडिसिन भी बना रहा है तो आपको 400 स्क्वायर फीट की जमीन अलग से चाहिए यूनानी मेडिसिन के लिए। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम देखेंगे, एक ट्रिक पढ़ेंगे हम लोग। एक ट्रिक है आ ए आ मैन, आ मैन चूना लेके, आ मैन चूना लेके 200 का। ये ट्रिक हमने पढ़ा। आ मैन चूना लेके, चूना, चूना होता है ना कैल्शियम CaCO3, जो चूना होता है, आ मैन चूना लेके कितने? 200 का। ये ट्रिक हमने पढ़ी और एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपसे पूछ सकता है कि ये फला चीज बनानी है, उसके लिए कितना हमें एरिया चाहिए। तो यहां पे जो ए है, ये जो ए है और ए है, इसका हम लोग देखेंगे। ए से हो जाएगा यहां पर आसव और इस ए से हो जाएगा अरिष्ट। तो आपसे पूछेगा, डायरेक्ट प्रश्न आएगा, आप देखना उठा करके 2 साल पहले का, लगातार 2-3 साल आए हैं, आपसे डायरेक्ट पूछता है कि मंजन बनाने के लिए कितने स्क्वायर फीट की जमीन चाहिए, या फिर इस आसव अरिष्ट बनाने के लिए कितने फीट की जमीन चाहिए स्क्वायर फीट की। तो ये हमने देखा, आसव अरिष्ट बनेगा 200 स्क्वायर फीट में। जो मन से हो जाएगा मंजन, मंजन, आसव अरिष्ट मंजन। चू से हो जाएगा, चू से हो जाएगा चूर्ण। ना से हो जाएगा यहां पर, ना से नस्य। ले से हो जाएगा, ले से लेप। का से हो जाएगा क्वाथ। इन द्रव्यों को बनाने के लिए आपको फार्मेसी में टोटल कितना? 200 स्क्वायर फीट की जमीन की आवश्यकता होगी। जहां ये बनेंगे उस एरिया का, वो एरिया कितना होना चाहिए? 200 स्क्वायर फीट का। तो आपसे कभी भी चूर्ण, नस्य, लेप कुछ भी पूछें, आपको ये आसानी से आ जाना चाहिए। आज के बाद एक गलती ना हो। और ऐसे ही पूरी पूरी आगे सब कुछ पूरा गोविंद पारिक, पूरी संहिताएं सारी ट्रिक से ही हैं, यही आपको याद रहती है लास्ट तक। इसके बाद और कुछ हम लोग देखते हैं, एक ट्रिक और पढ़ेंगे, उसमें है कुपिला। कुपिला, कुपिला कसीस, कुपिला कसीस को, कुपिला कशिश को एक पासा भाई है, पासा भाई, पासा प्रा, पासा प्रा क्वाथ पिलाए। कुपिला, कुपिला कशिश को पासा प्रा, पासा प्रा मतलब पासा भाई, क्वाथ पिलाए कितना? 150 ml। ऐसे इसको याद रखना। कुपिला कशिश को, कुपिला कशिश को पासा प्रा ने, पासा प्रा मतलब पासा भाई, कुपिला कशिश को पासा प्रा ने क्वाथ पिलाया कितना? 150 ml। ये जो कु है, कु से हो जाएगा कुपीपक्व रसायन, कुपीपक्व। पी से यहां पर जो होगा कुपी, कुपिला, कुपी से हो जाएगा कुपीपक्व। ला से हो जाएगा लवण। जितने भी लवण बनाने वाले चीजें होती हैं वो भी यहीं पे आएंगी। ये फिर का से हो जाएगा कर्पूर, सी से हो जाएगा सिंदूर। ये जो सा है, इस सा से हो जाएगा सत्व, गुड़ची सत्व, और बाकी जो सत्व में निकलते हैं। फिर ये पा आ जाएगा, पा से पानक, सा से शरबत, शरबत, प्रा से प्रवाही, क्वाथ से क्वाथ। और इसके लिए जो वर्ग फीट की जमीन चाहिए वो 150 स्क्वायर फीट की जमीन अपने को चाहिए। 2023 में 2024 में ये प्रश्न आया और डायरेक्ट ऐसे पूछा गया कि क्वाथ के निर्माण के लिए कितने स्क्वायर फीट की जमीन हमें चाहिए होगी। ऐसे वहां पर उसका सेंटेंस वो था, वो एक बार देख लेना। और वहां पर आंसर था 150 स्क्वायर फीट। बहुत लोगों से गलत हो गया क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहता है। तो ये आप अगर 2 लाइन याद रखें तो आपको सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इतनी अगर आपको चीजें याद हो जाएं, अगर आपको 2 शब्द याद हो जाएं, आ मैन चूना लेके 200 का, कुपिला कशिश को पासा प्राणे क्वाथ पिलाया 150 ml, अगर ये आपको याद हो जाए तो फिर इसके बाद आप ऐसे लिख लेना, फिर बाकी सबके लिए, इनके अलावा बाकी सबके लिए 100 स्क्वायर फीट की जमीन पर्याप्त है। 100 स्क्वायर फीट की जमीन पर्याप्त है, उसके अलावा आवश्यकता नहीं है। फिर 100 फीट बहुत है।
इन्हीं में 200 और 150 लगता है, आपको डायरेक्ट इन्हीं में से देता है। बस इतना अगर आपको याद हो जाए तो फिर कुछ दिक्कत आपको यहां पे करने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे आते हैं, यहां पर आता है धन्वंतरी भाग। धन्वंतरी भाग सभी को पता होगा। धन्वंतरी भाग क्या होता है? धन्वंतरी भाग वो भाग होता है जो वैद्य जब खुद से कोई औषधि बनाता है, औषधि बनाने के लिए वैद्य जब औषधि बनाता है तो उसमें से जो प्रॉफिट कमाता है उसको हम धन्वंतरी भाग कहते हैं। एक भाग लेता है उसको धन्वंतरी भाग कहते हैं। तो ऐसा लिखा गया है कि अगर रस, तेल और घृत कोई वैद्य बनाता है तो उसका आधा भाग धन्वंतरी भाग होगा। आधा भाग धन्वंतरी भाग मतलब कि जो उसने बनाया है, अगर वो 4 रुपए का बना रहा है तो उसको वो कितने में बेचे? 8 रुपए का बेचे। मतलब उसकी जो आधी प्रॉफिट होगी, अगर 4 रुपए प्रॉफिट है, 4 रुपए का बना करके 6 रुपए का बेच सकता है, मतलब आधा भाग उसका कमाए। अगर 4 रुपए लगे हैं बनाने में तेल घी को, तो फिर वो 4 को 6 में बेचे, जिससे कि उसका आधा धनवंतरी भाग आ जाएगा। अगर अवलेह बनाता है तो अवलेह में 1/8 भाग जो होगा वो धनवंतरी भाग होगा। ऐसा इन्होंने बोला कि 1/8 भाग, मतलब अगर वो 100 रुपए का बेच रहा है 80 रुपए में लागत में, तो वो 20 रुपए जो उसमें से कमाएगा वो उसका धनवंतरी भाग होगा। ऐसा आप समझ लीजिए। तो ये हो गया, हमने इसको पढ़ा रस, तेल और घृत में 1/2 अर्थात आगा भाग। इसको आप ऐसे याद रखना, घी रत। घिरत में आधा भाग चाहिए। घी से हो जाएगा घिरत, रा से हो जाएगा रस, ता से हो जाएगा तेल। ये ट्रिक है, घी रत करके। घिरत मतलब घी से घी, रा से रस, ता से तेल, इन तीनों में आधा भाग धन्वंतरी भाग होता है। आ से अवलेह और आ से 1/8 भाग। आ से अवलेह, आ से 1/8 भाग जो होता है वो धन्वंतरी भाग होता है अवलेह में। इसके बाद जो होता है भस्म, काष्ठ औषधि और गुटिका, इनमें 1/7 भाग होता है। ये होता है धन्वंतरी भाग भस्म, काष्ठ औषधि और गुटिकाओं में। रुद्र भाग सभी को पता होगा, हाईलाइट करेंगे। 1/11 भाग व्यवसायी द्वारा वैद्य को दिया जाने वाला भाग। अब मान लीजिए कि हम वैद्य हैं, हमने पेशेंट को कोई भी मेडिसिन लिखा और वो जाकर के मेरे ही नोन वाले व्यक्ति के पास जाकर के लेता है, किसी भी व्यवसायी के पास से उन दवाओं को, तो उसमें से वो मुझे जो भी परसेंटेज देगा वो होगा रुद्र भाग के तौर पर हम मानेंगे उसको। रुद्र भाग 1/11वां भाग होता है। ये आप इसको याद रखना। इसमें फिर आगे कुछ त्रय आते हैं, कुछ पंचामृत और ढेर सारी चीजें आएंगी, इनको हम लोग रटेंगे। इसको आप अवलेह वाला हाईलाइट कर देना। अवलेह वाला बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। आप जब आईपीजीटी के पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको कम से कम 20 से 25-30 बार मिलने वाला है अवलेह का। देन मधुर त्रय, मधु त्रय, त्रिमधुर या मधुर त्रयम, ये तीनों एक ही होते हैं। और इनको इनको जो हम लोग वो होती है, इनमें जो आते हैं वो घी, गुड़ और मधु। माँ जी गुड़ करके हम लोग इसको याद करते हैं। माँ जी, माँ जी गुड़, ऐसे कोई पूछ रहा है कि माँ जी गुड़, गुड़ माँ जी गुड़ है ना, तो माँ से माक्षी, जी से हो जाएगा घी और गुड़ से हो जाएगा गुड़। इसको हम मधु त्रय, त्रिमधुर और मधुर त्रयम कहते हैं। पंचामृत सभी को पता होगा। पंचामृत में क्या क्या होता है आपको इसमें देखना है। गौदुग्ध, दही और घृत, गाय की 3 चीजें होती है पंचामृत में। फिर होता है मधु और शर्करा। इसको आप अंडरलाइन अलग से करना, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। पंचामृत और पंचगव्य बहुत कंफ्यूज करता है। पंचगव्य नाम इसका क्या है? पंचगव्य। गाय की 5 चीजें जब एक साथ मिलेंगी तो उसको हम पंचगव्य कहते हैं। लेकिन पंचामृत, पंचामृत में जब गाय की 3 चीजें मिलेंगी, मतलब गाय का दुग्ध हो, गाय का दधी हो, गाय का घृत हो और मधु और शर्करा, ये जब चीजें मिलती हैं तो हम उसको पंचामृत कहते हैं। और पंचगव्य आप हाईलाइट करना, गौदुग्ध, दधी, घृत, गोमय और गौमूत्र, इसको मिलाकर के पंचगव्य कहते हैं। क्षीर त्रय, क्षीर त्रय कहते हैं अर्क क्षीरम, स्नुहि क्षीरम और ये वट क्षीर। ये 3 चीजें अर्क, स्नुहि और वट। हम जब चरक संहिता पढ़ते हैं, चरक संहिता जब हम फर्स्ट चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आता है अर्क, स्नुहि और अस्मंतक। और वहां पर फिर से हम लिखवाएंगे कि रस तरंगड़ी अस्मंतक के जगह पर वट क्षीर मानता है। तो क्षीर त्रय में 3 चीजें आती हैं, अर्क, स्नुहि और वट। ऐसा वट जो है, वट को आप सर्कल में बंद करके स्टार लगाना और यहां पर ब्रैकेट में अस्मंतक लिखकर लिख देना चरक। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में वहीं पर, कि आपको बताएंगे कि वहां पर ऐसा कहां पे लिखा है। फिर आता है द्रावक गण। द्रावक गण में गुंजा, गुड़, सुख स्पर्श जिसको टंकड़ कहते हैं, मधु, घृत और गुग्गुल। इसमें आता है इतनी चीजें।
सुख स्पर्श जो होता है इसे टंकण कहते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं माता जी फोर करके, माता जी फोर। जी से यहां पे चार चीजें होती हैं, और एम से यहां पे मान लीजिए एम से मधु हो जाएगा, टी से टंकण हो जाएगा, और जी से गुड़ गुंजा, है ना, घृत और गुग्गुल। गुड़ गुंजा घृत और गुग्गुल चार चीजें, ये तो मधु हो गया, टंकण हो गया, और जी से चार चीजें होती हैं। द्रावक गण में छह चीजें टोटल होती हैं। इसको माता जी फोर करके याद रखेंगे। क्षार द्वय में सर्जी क्षार और यव क्षार बहुत फ्रिक्वेंट है, सबको याद हो जाता है। क्षार द्वय में सर्जी क्षार और यव क्षार, इसको आप यस करके याद रख सकते हैं। यस, क्षार द्वय कौन सा, यस होता है, क्षार द्वय यस, यव क्षार और सर्जी क्षार। क्षार त्रय क्या है, सर्जी क्षार, यस में सौभाग्य या टंकण मिला दें तो ये बन जाता है क्षार त्रय। त्रिलोह सरिता, इसको हम लोग पढ़ते हैं त्रिलोह में क्या, सरिता के, सरिता पढ़ते हैं त्रिलोह से क्या, सरिता। स्वर्ण रजत और ताम्र, सा से स्वर्ण, रा से रजत, ता से ताम्र, हम लोग त्रिलोह को सरिता करके हम लोग याद रखते हैं, और ये ट्रिक अपनी होती है। पंचलौह के बारे में अगर हम बात करें तो पंचलौह में त्रिलोह आता है और नाग और बंग आता है। तो त्रिलोह में सरिता, सरिता त्रिलोह है, तो सरिता की नाव कैसी, पंचलौह से बनेगी। हम लोग इसको पढ़ते हैं सरिता की नाव, सरिता की नाव। अब इसमें पांच चीजें आ गई तो लोह बनी कितनी, पंचलौह बन जाएगा, जिसमें त्रिलोह प्लस नाग और बंग। तो हमने पढ़ा सरिता की नाव किससे, पांच लोहों से बनी है। और सरिता खुद किससे, तीन प्रकार के लोहों से सरिता खुद, मतलब लौह आयरन जो लेडी होती है वो, और सरिता किससे, तीन प्रकार के लोहों से मिलकर के बनी है, ऐसा समझना। और सरिता की जो नाव है वो पांच प्रकार के लोहों से मिलकर के बनी है, जिसमें त्रिलोह प्लस नाग और बंग आता है। सरिता की नाव याद रखेंगे। गहांग पंचलौह जो है, इसमें आता है स्वर्ण रजत ताम्र, बंग और कृष्ण आयस। बस ऐसे ही पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। त्रिगंधक को हाईलाइट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया है त्रिगंधक। त्रिगंधक में गंधक आता है, हरताल आता है और मनहशिला आता है। इसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं मन, मन हर गया, मन हर गया। तीन प्रकार की गंध को, अब तीन प्रकार की गंध है, कोई तीन प्रकार की गंध अगर स्मेल कर लेगा तो तीन प्रकार की गंध स्मेल करने से क्या हो जाएगा, उसका कहता है कि मन हर गया यार, मन बहुत बेकार हो गया। तो मन से मनहसिला, हर से हरताल और गया से हो जाएगा गंधक। तो तीन प्रकार की गंध सूंघने के बाद व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसका मन हर जाएगा। ऐसे याद रखना, मन हर गया यार, तो त्रिगंधक हो जाएगा। इसको हाईलाइट करेंगे। त्रिगंधक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। अंजन, अंजन त्रितय, तीन प्रकार का अंजन, ये जो हम लोग गोविंद पारिक के 80 पेजेस पढ़ेंगे, या जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मेडिकल ऑफिसर वाले जो भी लोग ज्वाइन किए हैं, आप लोगों ने 80 पेजेस खत्म किए होंगे, तो आप लोगों ने को पता होगा, तीन हम लोग पढ़ते हैं वहां पर अंजन के कई प्रकार। तो ये तीन प्रकार के अंजन जो रस तरंगड़ी मानते हैं, इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, पुकार। अंजन करे पुकार, क्या पुकार, तो पू से पुष्पांजन, का से कालांजन, रा से रसांजन। ये तीन प्रकार के अंजन बताए गए हैं, ये तीनों हाईलाइट कर लेंगे। देन कज्जली क्या होती है, तो आगे हाईलाइट करेंगे। धातुभिर गंधकाद्यश्च निद्रवैर मर्दितो रसः। अब करें धातु, धातुभिर गंधकाद्यश्च, पारद का जो, ये जो पारद होता है, पारद के साथ किसी धातु को, किसी धातु को बिना द्रव के, निद्रवे, निद्रवे मतलब बिना द्रव के, मर्दितो रसः, पारद के साथ मतलब मर्दित करना है किसके, रसः मतलब रस के साथ में, पारद के साथ किसी धातु को बिना द्रव के मर्दन करने पर जो पदार्थ बनता है वो सुसुलक्षण, बहुत सुलक्षण होता है। कज्जला भाषो, काजल की आभा वाला, कृष्ण कलर की आभा वाला, कज्जली इत्यभिधीयते, कृष्ण आभा वाला होता है इसलिए उसको हम कज्जली इत्यभिधीयते, इसलिए हम उसको कज्जली का नाम देते हैं। ये लाइन आप हाईलाइट करना। धातुभिर गंधकाद्यश्च, कॉमा कर लेना, निद्रवे मर्दितो रसः। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 249। पारद के साथ किसी धातु को बिना द्रव के मर्दन करने पर बना गया जो पदार्थ होता है वो कज्जली होता है। मृतलौह क्या होता है, ये भी बस अंडरलाइन करेंगे आगे। किसी धातु भस्म को तर्जनी अंगुष्ठ के मध्य मर्दन करने पर अगर भस्म अंगुलियों की रेखाओं में के मध्य प्रविष्ट हो जाए और बाहर नहीं निकले तो उसे मृत लोह कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे, भस्म अंगुलियों के रेखाओं के मध्य प्रविष्ट हो जाए एवं बाहर नहीं निकले तो उसे मृत लोह कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे इसको। पंचमृत्तिका, पंचमृत्तिका में
इष्टिका आता है, गैरिक आता है, लवण है, भस्म है और बल्मीक मृत्तिका है। इसमें आप लवण और भस्म को सर्कल में बंद कर देना, क्योंकि जब भी आपको पंच मृत्तिका पूछेगा तो कभी भी आपके दिमाग में भस्म और लवण नहीं आ सकते हैं। इष्टिका आपके आएगा दिमाग में, गैरिक आपके दिमाग में आ सकता है, बाल मृत्तिका भी आपके दिमाग में आएगा, लेकिन कभी भी लवण और भस्म नहीं आएगा। यही दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर यही पूछेगा आपसे कि पंच मृत्तिका का निम्नलिखित में से घटक कौन नहीं है। और सबसे पहले ऑप्शन में आपको लवण और भस्म मिलने वाले हैं, उसके बाद बाकी की चीजें मिलेंगी। मित्र पंचक हम लोगों ने पढ़ा था, द्रावक गण, द्रावक गण था माता जी और, तो मित्र पंचक हो जाएगा माता जी 3। इसमें केवल और यहां पे जो द्रावक गण का गुग्गुल नहीं है, बस गुग्गुल अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा मित्र पंचक। द्रावक गण से गुग्गुल हटा दिया जाए तो मित्र पंचक बन जाता है। तो हमने पढ़ा था माता जी 4 और यहां पर पढ़ेंगे माता जी का क्यूब। शुद्ध आवर्त, शुद्ध आवर्त श्वेत वर्णी अग्नि जिस पर प्रायः सभी धातुएं पिघल जाती हैं उसको हम शुद्ध आवर्त कहते हैं। वारितर आपको पता होगा कि भस्म, परीक्षा हम लोग करते हैं वारितर से, भस्म को जल में डालने पर उसका तैरते हुए रहना, ये होता है वारितर। आप पुनर्भव को हाईलाइट करना, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, आप पुनर्भव होता क्या है। धातु भस्म को मित्र पंचक के साथ, ये जो मित्र पंचक हमने पढ़ा, घी, गुंजा, टंकड़, मधु और गुड़, धातु भस्म को मित्र पंचक के साथ धमन करने पर भस्म को अपने प्राकृत रूप में नहीं आना, ये होता है आप पुनर्भव। हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निरुत्त को अंडरलाइन करेंगे। निरुत्त का मतलब होता है धातु भस्म को रौप्य के साथ धमन करने पर भस्म का रौप्य के साथ नहीं चिपकना। इसमें क्या होता है, धातु की भस्म बनी है और उस भस्म को रौप्य के साथ में जो लोह, जो मृत लौह इत्यादि होते हैं उनके साथ में धमन मतलब फूंकने पर अगर भस्म रौप्य के साथ ना चिपके तो माना जाता है कि भस्म कैसे शुद्ध है। तो इसको निरुत्त कहते हैं, ये प्रक्रिया जो होती है। आवाप या प्रतिवाप एक ही चीज है, इसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। किसी धातु को द्रव रूप में परिवर्तित करके उस पर किसी अन्य चूर्ण को डालना। आवाप, आवाप मतलब बाद में किसी चीज को उसके ऊपर छिड़कना। प्रतिवाप, आवाप एक ही चीज है। तो ये याद रखना है, धातु को हमने द्रव रूप में परिवर्तित कर लिया, उसमें हम किसी अन्य चूर्ण को डाल रहे हैं, तो ये होता है आवाप या प्रतिवाप। एक होता है निर्वाप या इष्णपन, हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो यही आपसे पूछ सकता है कि निर्वाप का निम्नलिखित में से और कौन सा नाम होता है। तो निर्वाप को इष्णपन भी कहते हैं। किसी धातु को रक्त तप्त गर्म करके किसी द्रव में बुझाना, नाम ही है निर्वाप। निर्वाप मतलब किसी चीज में बुझाना को हम लोग निर्वाप कहते हैं, इसी को इष्णपन कहते हैं। तो ये याद रखना है। और ढालन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, किसी चीज को ढालना, मतलब किसी धातु को पिघलाकर किसी द्रव में ढालना, ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम ढालन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एज इट इज आपको याद करने होंगे। इसके बाद फिर आगे आता है शुक्ल वर्ग। शुक्ल वर्ग की कुछ औषधियां होती हैं, ये हम लोग रसशास्त्र में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। सुधा होती है, पूर्ण पृष्ठ होता है, शंख, सुक्ति और वराटिका। ये आपको एज इट इज बस पढ़ लेने हैं, बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको शुक्ल वर्ग के नाम रटे होने चाहिए, कौन कौन से हैं। बाकी हम लोग आगे फिर डिटेल में पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल आज के हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ विभिन्न प्रकार के यंत्र एवं उनके कर्म जो हैं वो हम लोग कल देखेंगे, और सारी की सारी चीजें आपको बहुत कम समय में सब कुछ ट्रिक से याद हो जाएगा, है ना, बहुत आसान है आगे का जितना भी रसशास्त्र है। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल, आज के लिए इतना ही।